तो अब भी अपने जज्बात को यूं छुपा रही हैं मिसेस माहेश्वरी? अब तो कह दीजिए प्लीज, या इतना तो बता दीजिए कि कब कहेंगी आप? जिसे सुन उसका चेहरा सुर्ख हो उठा और नजरें अपने आप हया से झुक गईं। लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए उससे बोली, कई बार सब्र अच्छा होता है वकील साहब, और आप तो वकील हैं, आपको तो तारीखों की आदत है, तो थोड़ा और सब्र कर लीजिए, फिर शायद जवाब मिल जाए आपको। और ये कहते हुए उसके हाथ को अपने कमर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, अब मिल गया आपको आपके सवाल का जवाब, तो छोड़िए, हमें बहुत काम करने हैं अभी। पर ऋत्विक की पकड़ अभी उस पर उसी मजबूती के साथ बनी हुई थी, जिसे महसूस कर वो आंखें बड़ी किए उसकी तरफ देखने लगी। तो वो उसी तरह बोला, हम वकीलों को साफ जवाबों की आदत है मिसेस माहेश्वरी, आपने कोई क्लियर डेट नहीं दी है, पहले क्लियर डेट दीजिए, फिर ही हम आपको छोड़ेंगे। लेकिन जब तक आप डेट नहीं देती इसी तरह खड़ी रहिए, क्योंकि हमें आपको इस तरह पकड़कर खड़े रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, समझिए आप। और ये कहते हुए अपने चेहरे को आहना की तरफ बढ़ाने लगा, जो उसे खुद की ओर बढ़ते देख अपनी धड़कनों की रफ्तार भी बढ़ती हुई महसूस कर रही थी। आहना भी अब उसकी उन कशिश भरी नजरों में खोने लगी थी और सब धीरे धीरे कर भूलती जा रही थी। उसके हाथ अपने आप ऋत्विक के कंधे पर अपनी पकड़ बना रहे थे। अब उन दोनों के लबों के बीच मुश्किल से इंच भर का फासला था, और इस फासले में वो एक दूसरे में घुलती अपनी सांसों को बखूबी महसूस कर सकते थे, जो उन दोनों को ही बेचैन कर रही थी। पर वो दोनों अपने कदम और आगे बढ़ाते उससे पहले ही ऋत्विक का फोन बज उठा, जिसकी रिंग सुन दोनों ही होश में आए और अगले ही पल झेप कर एक दूसरे से अलग हो गए। अब तक तो ऋत्विक बस आहना के मजे ले रहा था, लेकिन अब सिचुएशन उसके लिए भी ऑकवर्ड हो गई थी। इसीलिए इस चीज से बचने के लिए उसने अपना फोन उठाया और गला साफ करते हुए उसका जवाब देते हुए बोला, हेलो जी मल्होत्रा जी, कहिए आज आपने कैसे याद कर लिया हमें? जिस पर सामने वाले व्यक्ति ने कुछ कहा तो ऋत्विक थोड़ी उलझन से बोला, लेकिन हम, आप जानते हैं ना, हमें पार्टी नहीं पसंद, कभी कभी हमें जाना पड़ता है, वो बात अलग है। लेकिन ये सुनकर सामने वाले ने फिर कुछ बोला तो ऋत्विक हार मानते हुए बोला, अच्छा ठीक है, आप लोग इतना फोर्स कर रहे हैं, इतने प्यार से बुला रहे हैं, तो हम और हमारी वाइफ जरूर आएंगे। अच्छा जी, ओके बाय। और फोन रख अपने कामों में लग चुकी आहना की तरफ देख बोला, वो हमारे लॉ फर्म वालों ने हमारे बर्थडे के लिए एडवांस में एक पार्टी रखी है, वो चाहते हैं कि आप भी वहाँ हमारे साथ मौजूद हों, ताकि वो सब आपसे भी मिल सकें, इसलिए आज शाम को तैयार रहिएगा, हमें वहाँ जाना है। और अगले ही पल कमरे से निकल गया। आखिर वो सिचुएशन को और ज्यादा अजीब होते हुए नहीं देख सकता था। वहीं उसके जाने के बाद आहना ने भी एक राहत की सांस ली और खुद से बोली, शुक्र है महादेव कि बच गए, वरना आज ही हरफों में ये निकलवा लेते हमसे। और ये सोचते हुए अगले ही पल खुद में मुस्कुराकर आगे बोली, इतनी भी जल्दी नहीं निकलवा पाएंगे वकील साहब, चाहे आप कुछ भी कर लें, हम तो तभी कहेंगे जब हमें कहना हो। और वापस अपने कामों में लग गई। यूं ही दिन ढलता चला गया और शाम का वक्त आया। ऋत्विक आईने के सामने खड़ा अपने सूट की टाई और बालों को सेट कर रहा था। तभी उसकी नजर वॉशरूम से लाल रंग की कांजीवरम साड़ी पहने निकलती आहना पर पड़ी, जिसे देख उसने अपनी टाई की नॉट थोड़ी ज्यादा ही कसकर खींच दी और इस कारण जोर जोर से खांसने लगा। फिर होश में आया और खुद में बोला, क्या कर रहे हैं आप ऋत्विक, अपनी उस जान को देखते देखते कहीं आप अपनी जान ना ले लें। और ये सोचते हुए मुस्कुराकर वापस टाई को ठीक करते हुए बालों को सेट करने लगा। तभी आहना वहां आई और साड़ी ठीक करते हुए अपने बालों को ठीक करने लगी, तो आईने से उसकी नजर खुद को निहारते ऋत्विक पर पड़ी, जिसे देख आंखों ही आंखों में इशारे करते हुए उससे बोली, क्या हुआ, इस तरह क्यों देख रहे हैं हमें, क्या हम अच्छे नहीं लग रहे? और ये कहते कहते अपने बालों को सुलझाते हुए भी उसकी नजर ऋत्विक पर ही थी। ये सुन ऋत्विक, जो कि उसे निहार रहा था, अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाकर प्यार से बोला, जब खुद को संवारते हुए अपने बालों को सुलझाती हो तो मेरे इश्क की कसम बड़ी अच्छी लगती हो। उसके कहने की ही देर थी कि आहना ने अपनी नजरें झुका लीं। उसका चेहरा सुर्ख हो उठा। उसने फिर अपना झुमका उठाया और कानों में पहनने लगी, तो ऋत्विक थोड़ा और आगे आते हुए कर्कश आवाज में बोला, जब झुमकों को पहनते वक्त उनके पेंचों को अपने कानों में उलझाती हो तो मेरे इश्क की कसम बड़ी अच्छी लगती हो। और ये कहते हुए उसके हाथ से पेंच लेकर खुद उसके झुमके में लगाने लगा।
उसकी इस नजदीकी से आहना के दिल की धड़कन अलग रफ्तार में शोर कर रही थी। तो उसने इस बात से अपना ध्यान हटाने के लिए सिंदूर की डिब्बी उठाई और चुटकी भर सिंदूर लेकर अपनी मांग भरी, जिसे देख वो उसी करीबी में उससे और ज्यादा मदहोश आवाज में बोला, जब अपनी मांग में मेरे नाम का सिंदूर हक से सजाती हो तो मेरे इश्क की कसम बड़ी अच्छी लगती हो। और ये कहते हुए उसने पीछे से आहना को अपनी बाहों में भर लिया था। तो आहना आईने से उसके अक्स को अपनी कजरारी आंखों से निहारने लगी और फिर शर्मा कर अपनी नजरों को झुका लिया, जिसे देख ऋत्विक उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए उसके कान के पास आकर धीरे से आगे बोला, इसी तरह सजते हुए जब आईने में मेरे अक्स को खुद को निहारते पाती हो और हया से अपनी कजरारी नजरें झुकाती हो तो मेरे इश्क की कसम बड़ी अच्छी लगती हो। जिसे सुनकर और उसकी करीबी से वो और ज्यादा सिहरने लगी और खुद में सिमटने लगी। तो ऋत्विक ने उसे अपनी ओर घुमा लिया और उसके फोरहेड पर अपने लब रख फिर उसे निहारते हुए बहुत एहसास के साथ आगे बोला, इतनी अच्छी लगती हो कि हर एक सांस के साथ दिल से खुद मेरा इश्क कहलवाती हो तो मेरे इश्क की कसम बड़ी अच्छी लगती हो। और उसे देखने लगा और फिर कुछ पल बाद उससे दूर होते हुए खुद ही बोला, हम तो हर बीते पल के साथ अपने इश्क का इजहार कर रहे हैं मिसेस माहेश्वरी, आज आप भी कर दीजिएगा। और रहा आपके सवाल का जवाब, तो हमने हर लफ्ज में वही कहा कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं और हमेशा लगती हैं, समझिए आप। अब चलिए, देर हो रही है। और ये कहते हुए वहां से मुड़कर जाने लगा, लेकिन आहना ने उसी पल उसका हाथ थाम रोकते हुए कहा, आपने तो इश्क की कसम खाई, लेकिन हम भी हमारे इष्ट महादेव की कसम खाकर कहते हैं आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आखिर ऋत्विक अपने ब्लैक सूट में लग ही इतना डैशिंग रहा था कि वो भी उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई और ये कहने के अगले ही पल जल्दी से रूम से निकल गई ताकि ऋत्विक उसे और परेशान न कर सके। जिसे देख ऋत्विक भी मुस्कुरा दिया और उसके पीछे पीछे चल दिया। घर से वो लोग निकल गए। गाड़ी में पूरे रास्ते आना बस उससे नजरें चुराती रही और खामोश रही, जिसे देख ऋत्विक बस मुस्कुराता रहा और कोई न कोई रोमांटिक गाना लगाकर पूरे रास्ते आना के चेहरे की सुर्खी बरकरार रखी उसने। फिर वो दोनों उस होटल में पहुंचे जहां ऋत्विक के लिए ऑफिस वालों ने एडवांस में बर्थडे पार्टी रखी थी। उन दोनों के वहां पहुंचते ही सब लोग उनके पास आकर उनसे मिलने लगे और एडवांस में ऋत्विक को बर्थडे विश करने लगे। इस पर ऋत्विक भी आहना के साथ मुस्कुराकर उन लोगों को जवाब दे रहा था और आहना को सबसे मिलवा रहा था। इस पूरे क्रम में उसने आहना के हाथ को कसकर थामा हुआ था, मानो सबको बता रहा हो कि वो उसकी है, जिसे वहां मौजूद बाकी सब लोग बखूबी महसूस कर पा रहे थे और उनके साथ साथ आहना भी, जिस वजह से उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट यूं कायम हो गई थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मिस्टर मल्होत्रा उन दोनों की तरफ देखकर बोले, अरेंज मैरिज में इतना प्यार बहुत स्ट्रेंज है, लेकिन आई मस्ट से कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब आपके बर्थडे के लिए क्या मैं मिसेस माहेश्वरी से आपको डेडिकेट करते हुए कोई गाना गाने की उम्मीद कर सकता हूँ? जिसे सुन ऋत्विक और आहना कभी उनकी ओर तो कभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। आहना मना करने वाली थी कि पहले ही ऋत्विक धीरे से उससे बोला, गा दीजिए ना प्लीज। जिसे सुन वो मना नहीं कर पाई और अपना सर हाँ में हिला दिया। तो किसी ने लाकर उसके हाथ में माइक थमा दिया, जिसे लेकर वो बोली, हमें नहीं पता हम कैसा गाते हैं, पर कोशिश करेंगे और ये गाना हमारे पति के लिए। और ये कहने के अगले ही पल गाना शुरू किया। गाना शुरू करते हुए वो एकटक नजरों से ऋत्विक की तरफ ही देखे जा रही थी। हल्की हल्की उलझन है, बेकरार सी धड़कन है, क्या ये दिल उसी का होना चाहे? क्या वही वो अपना है? क्या वही वो सपना है? अक्सर देखती हैं जो निगाहें। गाते गाते उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट आ गई, जिसके बाद वो सबकी ओर देखते हुए उन्हें समझाने के अंदाज में गाने लगी। उसके बाद न जाने उसे क्या हुआ कि ऋत्विक की तरफ मुड़कर उसने उसका हाथ थाम लिया और बहुत एहसास के साथ उसकी आंखों में देखने लगी। गाते हुए उसने अपनी बाहें खोल दी तो ऋत्विक ने उसका हाथ थामा और उसे खींच लिया, जिस कारण वो गोल घूमते हुए उसकी बाहों में समा गई और आगे गाने लगी। गाते गाते ऋत्विक के साथ हल्का हल्का डांस भी करने लगी। गाना अब खत्म हो चुका था, पर वो दोनों अब भी एक दूसरे में खोए हुए थे
लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट से दोनों होश में आए और एक दूसरे से अलग होकर मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखने लगे। सबने एक एक कर आहना की बहुत तारीफ की, पर कोई था जिससे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और वो इस रश्क यानी जलन में कुछ ज्यादा ही शराब पिए जा रहा था। ये शख्स कोई और नहीं कियारा थी, जो उसी फर्म के एक लॉयर आहिर सिंघानिया की असिस्टेंट के रूप में वहाँ पिछले 2 हफ्तों से काम कर रही थी, ताकि ऋत्विक के करीब रह सके। पर यहाँ आहना को उसके साथ देख बर्दाश्त नहीं कर पाई। बहुत ज्यादा शराब पी ली और खुद में बोली, ऐसा क्या है इस लड़की में जो तुम्हें मुझ में नजर नहीं आता? क्यों हो तुम उसके और मेरे नहीं? और ये कहते हुए शराब का अगला ग्लास उठा लिया। वहीं इस तरह आहना के गाने की वजह से ऋत्विक उससे बात करना चाहता था, लेकिन सबकी वजह से उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। तो उसने आहना का हाथ थामा और सबसे एक्सक्यूज मी कहते हुए आहना को लेकर होटल के पूल साइड एरिया में आ गया। तो उन दोनों को एक साथ जाते देख कियारा भी लड़खड़ाते पैरों से उनके पीछे चल दी। इस तरफ पूल साइड एरिया में खुद को इस तरह लाए जाने पर आहना ने ऋत्विक की तरफ सवालिया नजरों से देखा और उससे पूछा, आप हमें इस तरह यहाँ क्यों लाए हैं ऋत्विक जी? सब लोग हमारा वहाँ इंतजार कर रहे हैं, चलिए अंदर चलते हैं। और वहाँ से मुड़कर जाने को हुई तो ऋत्विक ने उसके हाथ को कसकर थाम उसे रोकते हुए अपनी ओर घुमाकर उसकी आंखों में देख उससे एक बहुत ही कर्कश आवाज में कहा, गाते हुए हर लफ्ज आपका इश्क बयां कर रहा था, आप साफ साफ कब बयां करेंगे अपने लफ्जों में? अब तो कह दीजिए। और आहना की आंखों में उसी इंटेंसिटी के साथ देखने लगा जिस पर आहना कुछ कहती कि उससे पहले ही उन्हें अपने पीछे से किसी की लड़खड़ाती आवाज सुनाई दी, जो बोली, आई कांट बिलीव दिस, मेरा दिल तोड़ के तुम अब भी यहाँ इसके साथ रोमांस कर रहे हो? लाइक सीरियसली? आज बताओ मुझे कि मुझ में क्या प्रॉब्लम है कि तुम मुझे इस तरह इग्नोर करते हो? क्या है इस लड़की में जो तुम इसके लिए हर बार मुझे नीचा दिखाते हो ऋत्विक माहेश्वरी? टेल मी। ये सुनते ही ऋत्विक और आहना दोनों उस ओर देखने लगे तो उन्होंने पाया कि कियारा लड़खड़ाते हुए उन दोनों को गुस्से से देख रही है, जिसे देख आहना कुछ कहने वाली थी, लेकिन ऋत्विक ने उसका हाथ थाम लिया और उसके कुछ कहने से पहले ही बोला, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है कियारा, बात बस इतनी सी है कि ये हमारी बीवी के साथ साथ हमारी मोहब्बत भी है और इन्हें हम धोखा कभी नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए अब भी वक्त है आपके पास, संभल जाइए, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है आपके आगे। उम्मीद है अब आप समझ चुकी होंगी, सो गुड बाय। और ये कहते हुए वो आहना का हाथ थाम वहां से निकल गया, जिसके साथ ही कियारा की बची कुची उम्मीद भी टूट गई और वो वहीं जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी और खुद में बोली, आज मैं तुमसे सच में हार गई आहना, आई लॉस्ट। और ये कहते हुए वो न जाने कितना ही वक्त रोती रही। भाग 45 रिहाना स्पेशल। जिसके साथ ही कियारा की बची खुची उम्मीद भी टूट गई और वो वहीं जमीन पर बैठ जोर जोर से रोने लगी और खुद में बोली, आज मैं तुमसे सच में हार गई आहना, आई लॉस्ट। और ये कहते हुए वो न जाने कितनी ही वक्त तक रोती रही। कियारा को उसकी बात का जवाब देने के बाद ऋत्विक ने आहना का हाथ थामा और वहां से आगे बिना एक शब्द कहे सीधे निकल गया। वहीं आहना को उसकी बात सुन एक खुशी, एक संतुष्टि हुई कि वो सिर्फ उसका था, है और रहेगा। लेकिन फिर भी न जाने उसके लबों पर एक अलग सी खामोशी घर कर गई थी, जिसे होटल से घर तक के रास्ते में भी ऋत्विक ने बखूबी नोटिस किया था और बार बार ड्राइव करते हुए कभी एक नजर रास्ते को तो कभी एक नजर अपनी उस मासूम खामोश सी बैठी बीवी को देखता। इसी खामोशी के आलम तले पूरा रास्ता कट चुका था, पर आहना ने अब तक एक लफ्ज भी नहीं कहा था, जो बात ऋत्विक को बेचैन कर रही थी। और वो अपने मन में बोला, आंखें आपकी भी आपका इश्क बयां करती हैं, जाने आपको कौन सी हिचक है जो आप कहने से हया करती हैं। और ये सोचते हुए जैसे ही उसने गाड़ी रोकी, उसने इस बारे में आहना से पूछना चाहा, पर वो गाड़ी के रुकते ही खामोशी से उतरकर घर के अंदर चली गई। ये देख वो भी गाड़ी से उतरा और उसके पीछे पीछे चल दिया। फिर जैसे ही वो कमरे में आया, उसने देखा कि आहना वहां सोफे पर लगे कुशन्स को ठीक कर रही है। ये देख वो उसके करीब आया और पीछे से उसे बाहों में भर लिया। वहीं आहना, जो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, उसके इस कदम से आहना के पैर एकदम स्थिर हो गए
और उसके दिल की धड़कनें बेसाख्ता बढ़ गईं। फिर ऋत्विक अपने लबों को उसके कान के करीब लाया और धीरे से बड़ी ही सरगोशी भरी आवाज में बोला, नजरें बहुत कुछ कहती हैं आपकी, इसीलिए बातों को यूं खामोश रहकर छुपाओ ना। हमें पता है कि आपको मोहब्बत है हमसे, लेकिन एक बार तो यही बात हमें अपने हरफों में बताओ ना। ये कहते हुए उसकी आवाज में जो एहसास थे वो आहना बखूबी महसूस कर सकती थी। वहीं उसकी जो सांसें उसके गर्दन से टकरा रही थीं, उन्हें भी महसूस कर वो अंदर तक सिहर उठी और अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी ऋत्विक ने उसे अपनी ओर घुमाया और उसकी बंद आंखों को देख उसके लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट घर कर गई। फिर उसने उसकी कमर से उसे पकड़कर अपने और ज्यादा करीब किया और उसकी ओर देखकर अपनी कर्कश आवाज में वापस बोला, कब तक छुपाने का इरादा है मिसेस माहेश्वरी? अब तो आप पर हमारा असर ऐसा है कि नजदीक आते ही नजरें खुद ब खुद झुक जाती हैं आपकी। बस आपके एक कमबख्त लब ही कुछ जज्बातों के पहरेदार बने बैठे हैं, इसीलिए अब तो इन्हें आजाद करें और कुछ दिल के जज्बात कह दीजिए ना प्लीज। और ये कहते हुए आहना के बालों को प्यार से उसके कान के पीछे करने लगा। तो आहना ने भी अपनी आंखें खोल दी और खोलकर उसकी ओर देखने लगी कि ठीक उसी वक्त उसे कुछ ध्यान आया और उसने एक नजर घड़ी की ओर देखा, जहां 12 बजने में सिर्फ 5 सेकंड का समय शेष था। ये देख उसके लबों पर उसकी मासूम मुस्कुराहट वापस लौट आई और वो बड़े एहसास के साथ ऋत्विक की आंखों में देखने लगी। फिर जैसे ही घड़ी के कांटे ने 12 बजाए, वैसे ही वो बोल पड़ी, बस इसी वक्त का इंतजार था हमें मिस्टर माहेश्वरी। जन्मदिन के साथ साथ मुकम्मल मोहब्बत भी मुबारक हो आपको। और ये कहते हुए उसकी मुस्कुराहट के साथ उसके चेहरे पर जो एहसास बयां हो रहे थे, उन्हें देख ऋत्विक खुद को रोक नहीं पाया और बहुत कस के उसे गले लगाकर बोला, आप नहीं जानती कि आपने हमें कितना बड़ा तोहफा दे दिया आज के दिन। ये हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बर्थडे है मिसेस माहेश्वरी। ऑल थैंक्स टू यू। शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए और इस बेरंग कागज की जगह पर इस जिंदगी में खुशियों के खूबसूरत रंग भरने के लिए। आई लव यू एंड विल ऑलवेज डू। ये बोलते हुए वो अब भी आहना को अपने सीने से लगाए खड़ा था और आहना ने भी उसे कसकर गले लगा रखा था। इस वक्त दोनों को दुनिया जहान का सारा सुकून एक दूसरे की पनाहों में नसीब हो रहा था और इसी तरह कुछ वक्त एक दूसरे में वो खोए रहे। लेकिन फिर आहना के मन में न जाने क्या आया कि वो उसी तरह उसके गले से लगे हुए ही अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखने लगी। इस चीज को महसूस करते ही ऋत्विक ने भी अपनी आंखें खोल दी और उसकी ओर नजरें करते हुए उससे बोला, क्या हुआ आना, आप हमें इस तरह क्यों देख रही हैं? और उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। तभी आहना उससे हल्का सा दूर हुई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बस एक सवाल है आपसे कि आपको हमसे मोहब्बत क्यों हुई? जिसे सुनकर ऋत्विक के लबों पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम उसके फोरहेड पर अपने लब रख फिर उसकी आंखों में देखते हुए बड़े ही प्यार से बोला, ये मोहब्बत कैसे होती है? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता, लेकिन जब ये रोग लग जाए ना तो इसका इलाज भी किसी के पास नहीं होता। उसी तरह हमें भी नहीं पता कि हमें आपसे मोहब्बत क्यों हुई, पर उस ऊपर वाले के शुक्रगुजार है कि हुई तो भी आपसे हुई, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं और चाहते भी नहीं कि कोई हो, क्योंकि जिसके जैसा कोई नहीं हो वो सिर्फ ऋत्विक माहेश्वरी की है। ये बात बहुत सुकून देती है हमें। उसकी ये बात सुन आहना की नजरें अपने आप झुक गईं और चेहरा सुर्ख हो उठा और लबों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट अपनी जगह बनाकर बैठ गई। उसे इस तरह देख ऋत्विक के अंदर न जाने कितने एहसास उमड़ रहे थे, इसीलिए वो धीरे से अपने लबों को उसके लबों की ओर बढ़ाने लगा। लेकिन इस चीज को महसूस कर आहना न जाने क्यों घबरा गई और कसकर उसके सूट के कॉलर को थाम लिया और हकलाते हुए कहने की कोशिश करने लगी, ऋत्विक जी वो इस चीज को महसूस करते ही ऋत्विक रुक गया और उसकी ओर देखने लगा। फिर उसे थोड़ा दूर होते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर मुस्कुराते हुए बोला, देखिए अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं आना, कोई जबरदस्ती नहीं है। और ये तो बिल्कुल मत सोचेगा कि हमारी मोहब्बत अधूरी रह गई है, क्योंकि मोहब्बत मुकम्मल रूह से होती है, जिस्म से नहीं। और रूहानी तौर पर आप हमारी हो चुकी हैं, इसलिए जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाती तब तक हम रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो रिलैक्स करें और जाएं चेंज करके सो जाएं। और ये कहकर प्यार से फिर उसके फोरहेड पर किस करते हुए वहां से मुड़कर वॉशरूम की तरफ जाने लगा।
वहीं नजरें झुकाए उसकी बातें सुन रही आना ने जैसे ही उसके सभी लफ्जों को समझा, उसके मन में ऋत्विक के लिए साथ साथ इज्जत भी बढ़ती चली गई, और जो थोड़ी सी शर्म या झिझक बची थी वो भी अपने आप ही दूर हो गई। और वो अपने मन में बोली, हमें कभी कभी ताज्जुब होता है कि इस दुनिया में अब भी आप जैसे लोग हैं, और फक्र भी होता है। और ये सोचते हुए वो अगले ही पल जाते हुए ऋत्विक के पास आई और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी बाहों को अपने ऊपर महसूस कर ऋत्विक रुक गया और अगले ही पल उसके हाथ थाम खुद को उससे छुड़ाते हुए उसकी ओर पलटते हुए उसे देखने लगा और अपने मन में बोला, कहीं आप ये ना सोच रही हो कि इस वजह से हम आपसे नाराज हैं। और ये सोचकर आना के चेहरे को थामते हुए उसे समझाने के लहजे में कहने लगा, देखिए आना, हमने आपसे कहा ना, हम बुरा नहीं मान रहे, क्योंकि इस रिश्ते में आपकी सहमति, आपकी रजामंदी उतनी ही जरूरी है जितनी हमारी। और रही बात रिश्ते को आगे बढ़ाने की, तो वो अपनी बातें कह ही रहा था कि तभी आना ने एक गहरी सांस ली और अपने आप में बोली, आहू आप ये कर सकती हैं। और बिना सोचे समझे अगले ही पल ऋत्विक के सूट के कॉलर को पकड़ते हुए उसके करीब आई और उसके लबों पर अपने लब रख दिए। उसके इस कदम से ऋत्विक एकदम हैरान रह गया और उसके लफ्ज उसके लबों पर ही थम गए। कुछ वक्त तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। वहीं आना बस आंखें बंद किए इस एहसास को महसूस कर रही थी, तो उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और आना की कमर पर हाथ रख खुद भी इस एहसास से सराबोर होने लगा। फिर कुछ पल बाद जब वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो आना को एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। इस वजह से उसके चेहरे पर एक अलग ही सुर्खी आ गई और अब वो ऋत्विक को नजर उठाकर देखने भर में झिझक रही थी। वहीं ऋत्विक अपने लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगा और फिर अपने करीब कर धीरे से बोला, इतना भी मत शर्माइए मिसेस माहेश्वरी, आप ही के हैं हम, तो आपका हक बनता है, इसीलिए हम पर हक से हक जताया करिए। सूट करेगा आप पर, लेकिन पहला आपने किया इसलिए एक सवाल करते हैं, क्या हम ले लें अपना हक, आपकी इजाजत हो अगर। और ये कहते हुए वो आना की तरफ देखने लगा। उसकी नजरों की तपिश ऐसी थी कि आना कुछ वक्त बाद बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो बिना कुछ कहे बस फिर से उसके सीने से लग गई। उसके ऐसा करते ही ऋत्विक के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरा गई और अगले ही पल उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया, फिर बिस्तर की तरफ बढ़ गया। आना ने भी उसकी गर्दन में अपनी बाहें कसकर डाल रखी थीं और उसकी हाँ का सब इशारा कर रहे थे, पर उसके लब बस कहने को हिचक रहे थे। तभी ऋत्विक ने उसे लाकर बेड पर लिटाया और खुद भी धीरे से उसके ऊपर आ गया। अब कमरे में कुछ था तो थी बस खामोशी और उनकी वो खामोश नजरें जो एक दूसरे को देखते हुए न जाने कितना कुछ बयां कर रही थीं। लेकिन इस खामोशी को चीरती हुई उनकी वो मदहोश सांसें जो एक दूसरे में घुलती जा रही थीं, जिनका एहसास शायद उन्हें भी नहीं था। अगर कुछ थी तो बस उनकी मोहब्बत जो हर बीतते पल के साथ परवान चढ़ रही थी। तभी ऋत्विक ने उसके कांपते लबों पर अपने लब रख उन्हें शांत किया और एक हाथ से पास लगे लाइट के स्विच को ऑफ कर दिया। अब बस कमरे में फैली थी तो बालकनी से छनकर आती चांद की रोशनी, जिसमें उन दोनों का साया एक दूसरे में समाया नजर आ रहा था और उनके इश्क के मुकम्मल होने की गवाही दे रहा था। भाग 46। न जाने रात के किस पहर उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में ही नींद आ गई और दोनों सुकून से एक दूसरे में समाये से सो गए। पर आज सोते हुए भी दोनों के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट झलक रही थी, जिसे देख कोई भी उनके इश्क के मुकम्मल होने का अंदाजा लगा सकता था। यूं ही रात गुजर गई और सुबह बालकनी से छनकर आती धूप ऋत्विक के चेहरे पर पड़ने लगी, जिसकी रोशनी से उसकी पलकें फड़फड़ाने लगीं और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उठने को हुआ तो अपने सीने पर थोड़ा भार महसूस हुआ, जिसे महसूस कर उसने देखा तो पाया कि आना दुनिया जहां से बेखबर उसके सीने से लग बड़ी सुकून की नींद सोई हुई है। ये देख उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट आ गई और आंखों के आगे रात के सारे दृश्य झिलमिलाने लगे। वो उसी तरह आना को खोई नजरों से देखता रहा और यूं ही कुछ वक्त और गुजर गया तो आना की भी नींद टूटी और वो अंगड़ाई लेते हुए जब आंखें खोल सर उठा के देखने लगी
तो पाया कि ऋत्विक एकटक नजरों से उसे ही देखे जा रहा है। ये देख उसने अलसाई हुई आवाज में उससे पूछा, इस तरह क्यों देख रहे हैं आप हमें? जिसे सुन ऋत्विक मुस्कुराते हुए उस पर अपनी पकड़ कसकर बोला, यही देख रहे हैं हम कि आप वही हैं जिन्हें नॉवल पढ़ के पहले प्यार में पहला किस करना था और जिन्होंने कल हमें किस किया भी, याद तो होगा ना? आपको उस रात आपने खुद ही कही थी ये बात, और आगे हमने कहा था कि अगर आप नहीं करेंगी तो हम खुद ही कर लेंगे, पर आपने कल कर लिया, लेकिन अभी हम करना चाहते हैं, तो क्या कर लें? और ये कहते हुए वो आहना के लबों की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देख आहना आंखें बड़ी बड़ी कर एकटक नजरों से उसे घूरने लगी और फिर उसे हल्का सा धकेलते हुए खुद से दूर कर अपने चेहरे की सुर्खी छुपाते हुए बोली, जी नहीं, ना हमें कुछ याद है और ना ही आप अभी ये कर सकते हैं। वैसे भी हमें देर हो रही है, तो जाने दें हमें। सब लोग क्या सोच रहे होंगे कि हम अभी तक नीचे नहीं आए उनके पास। और ये कहते हुए उसके पास से उठकर वो जाने को हुई, लेकिन ऋत्विक ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे अपने करीब कर लिया और झट से पलटी खाई, जिस कारण अब आहना उसके नीचे और वो उसके ऊपर था। और वो गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, बहुत तड़पाया था आपने हमें इस हार के वक्त, लेकिन अब प्यार जताने में आप हमें नहीं तड़पा सकती और ना ही रोक सकती हैं, समझिए आप, क्योंकि आपके लफ्ज भले ही हमें रोकना चाहें पर आपका मन नहीं रोकना चाहता। लेकिन जिस दिन आपका मन बोलेगा उस दिन हम खुद ही आगे नहीं बढ़ेंगे, पर अभी आपका मन ये नहीं चाहता तो हम आगे जरूर बढ़ेंगे। और ये कहते हुए अपने लबों को उसने आहना के लबों की तरफ बढ़ाकर उसके हिलते लबों को अपने लबों से शांत कर दिया। वहीं उसके ये करते ही आहना का दिल धक से बोल उठा और वो आंखें बड़ी कर उसे देखने लगी, लेकिन ऋत्विक तो अब बस उसके लबों में ही खोया हुआ था। कुछ पल बाद वो खुद भी एहसासों के साथ पिघलने लगी और उसका साथ देने लगी, पर अचानक ही उनके दरवाजे पर खटखटाहट हुई, जिससे वो दोनों झटके से दूर हुए और आहना तुरंत खड़े होकर अपनी साड़ी ठीक करते हुए दरवाजे पर आई और थोड़ा सा दरवाजा खोल देखा तो वहां एक नौकर खड़ा था, जिसे देखकर उसने कहा, जी कहिए भैया। इस पर उस नौकर ने बड़े ही अदब से उससे कहा, वो बड़ी रानी सा और बाकी सब लोग आए हैं अलवर से सर के बर्थडे के लिए, इसीलिए आप दोनों को नीचे बुलाया है। और ये कहकर वो वहां से चला गया। तो आहना भी जल्दी से वॉशरूम की तरफ तैयार होने चली गई और जाते हुए ऋत्विक से बोली, दादी सा और बाकी सब लोग आए हैं अलवर से, इसीलिए हम जा रहे हैं तैयार होने, आप भी गेस्ट रूम वाले वॉशरूम में जाकर तैयार हो जाइए। और ये कहते हुए वो वॉशरूम के अंदर घुस गई। वहीं उसकी बात सुन ऋत्विक भी जल्दी से बिस्तर से उठा और कपड़े लेकर गेस्ट रूम वाले वॉशरूम की तरफ बढ़ा। कुछ वक्त बाद वो दोनों ही तैयार होकर जल्दी जल्दी नीचे आए तो देखा अरुंधति जी, उत्कर्ष, अवंतिका और दिया वहाँ हॉल में सबके साथ बैठे बातें कर रही हैं। ये देख वो दोनों सबसे पहले अरुंधति जी के पास आए और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। एक एक कर वो उत्कर्ष, अवंतिका और दिया तीनों से मिले। तभी अरुंधति जी उन सब की तरफ देखते हुए बोली, आज हमारे यहाँ आने का सबसे पहला मकसद तो ऋत्विक का जन्मदिन है और दूसरा ये कि हम सब लोग अब अगले हफ्ते शौर्य और काव्या की सगाई करवा कर ही यहाँ से जाएंगे। हमने कार्तिक जी से भी इस बारे में बात कर ली है और उन्हें और उनके परिवार को भी इससे कोई ऐतराज नहीं, तो हम आप लोगों से भी इसी की उम्मीद करते से। और ये कहते हुए वो सबकी ओर देखने लगी तो उनकी बात सुन विक्रम जी उनकी ओर देखते हुए बोले, जी नहीं मासा, हमें क्या ऐतराज होगा, जैसा आप चाहें। और उसके बाद सब लोग नाश्ते की टेबल की तरफ बढ़ गए। वहीं काव्या बस अपनी सगाई की बात सुन अपने आप में ही शर्माने लगी। आखिर ये पल हर लड़की के लिए खास जो होता है। इसीलिए नाश्ते के बाद वो अपने कमरे में आई और सीधा शौर्य को फोन लगा दिया। वहीं शौर्य जो इस तरफ काम कर रहा था, काव्या का फोन देखते ही मुस्कुरा उठा और फोन उठाते हुए बड़े प्यार से उससे बोला, जी काव्या कहिए, इतनी सुबह सुबह कैसे याद किया हमें? और उससे पहले ये बताइए, आज आप इतनी जल्दी कैसे उठ गईं? और ये कहते हुए वो हल्का सा हंसने लगा। वहीं इस तरफ उसकी बात सुनकर काव्या का मुंह बन गया। वो हल्के से गुस्से भरे लहजे में बोली, देखिए आजकल ना हम जल्दी उठना सीख चुके हैं, इसलिए हमें चिढ़ाना बंद करिए। और दूसरी बात, दादी सा ने आप लोगों से शादी की बात कर ली, आपने हमें बताया भी नहीं। जिसे सुन शौर्य उसे समझाते हुए बोला, अरे उन्होंने खुद कहा था कि वो आप लोगों से बात करेंगी, तो हम आपको बताकर उनका सरप्राइज कैसे खराब कर दे, इसीलिए नाराज मत होइए और ये बताइए कि एंगेजमेंट में क्या गिफ्ट चाहिए आपको हमारी तरफ से। वुड बी मिसेस काव्या शौर्य सिन्हा।
और ये कहते हुए निरंतर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट बरकरार थी, क्योंकि वो जानता था उसके इस तरीके से कहने से काव्या के चेहरे पर सुर्खी आने वाली है, जो कि बखूबी आई थी। और शर्म के मारे उसकी पलकें अपने आप झुक गई थीं। लेकिन फिर वो उसी तरह बोली, हमें आप मिल रहे हैं, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो आपके और हमारे मिलने की भी उम्मीद नहीं थी। वो तो भाई सा और भाभी सा की वजह से हो गया, वरना आप तो लंदन में ही रह जाते और हमें यहाँ कोई और ले जाता। और कहते कहते आखिर में उसके लहजे में हल्की सी नाराजगी झलक पड़ी, जिसे महसूस कर शौर्य की मुस्कुराहट और ज्यादा गहरी हो गई और वो बड़े प्यार से उससे बोला, आपको क्या लगता है हम किसी को आपको ले जाने देते खुद से दूर? इस पर अब काव्या कुछ भी नहीं कह पाई और बस मुस्कुरा उठी। उसके बाद वो दोनों कुछ और बातें कर अपने अपने कामों में लग गए। यूं ही आज का दिन बीतने को आया था। ऋत्विक का बर्थडे कंचन की हेल्थ को देखते हुए ज्यादा जोर शोर से सेलिब्रेट नहीं किया गया। बस घर वालों के बीच केक कटिंग कर उन लोगों ने उसे छोटे सेलिब्रेशन में बर्थडे विश कर दिया। इसके बाद ऋत्विक की पसंद का खाना बनाया गया था, जो कि आना ने अवंतिका के साथ मिलकर बनाया था। फिर खाना खाकर सब लोग अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए और जैसे ही अवंतिका किचन से निकलने को हुई, नीचे फर्श पर गिरे पानी पर उसका ध्यान नहीं गया, जिस वजह से उसका पैर स्लिप होकर मुड़ गया और उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई, जिसे वहां से गुजरते उत्कर्ष ने बखूबी सुना और सुनते ही जल्दी से किचन की तरफ उसे देखने के लिए बढ़ गया। वहां आते ही उसने देखा कि अवंतिका अपने पैर को पकड़ जमीन पर बैठी दर्द से कराह रही है। ये देखते ही वो उसके पास आया और खुद भी जमीन पर बैठ उसके पैर को देखते हुए बहुत ही चिंता भरे लहजे में बोला, ध्यान कहाँ रहता है आपका अवनी? चोट लगा ली ना आपने खुद को? लगता है मोच आ गई है। देखिए ना कितना सूज गया है आपका पैर। चलिए कमरे में दवाई लगा देते हैं। पर ये कहते हुए अवंतिका का हाथ देकर उठाया, लेकिन वो उठ ही नहीं पा रही थी, तो अगले ही पल उसने उसे बाहों में उठा लिया। उसके ऐसा करते ही अवंतिका हैरानी भरी नजरों से उसे देखने लगी, पर उत्कर्ष को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस उसे उठाकर वहां से निकलकर ध्यान से सीढ़ियां चढ़ने लगा। वहीं अवंतिका उसे इस तरह देख अपनी आंखों में आई नमी को रोक न पाई और अपने आप में बोली, सब ठीक होकर भी सही नहीं है हमारे बीच उत्कर्ष जी। आपने हमसे माफी मांग ली, लेकिन हमें माफ नहीं कर पाए अभी तक। आपके मन में आज भी उस बात की कसक जिंदा है। पहले कम से कम गुस्से में ही सही कुछ कहते तो थे आप, लेकिन अब। और ये सोचते सोचते उसके आंसू बह पड़े। वहीं उत्कर्ष उसे कमरे में ले आया और बिस्तर पर बिठाते हुए उसके पैर में दवाई लगाने लगा। ये करते हुए वो बिल्कुल वो उत्कर्ष लग रहा था जिससे अवंतिका ने प्यार किया था और जिसने अवंतिका से प्यार किया था। तभी अवंतिका अपने आप को न रोक पाई और उसने उससे पूछा, और उसने जो पूछा उसे सुन उत्कर्ष के हाथ दवाई लगाते हुए रुक गए और उसने अपनी नजरें उठाकर अवंतिका की तरफ देखा। भाग 47। अवंतिका ने उत्कर्ष की ओर देख रुंधे गले से उससे पूछा, हमारे बीच सब पहले जैसा कब होगा उत्कर्ष जी? पहले हम आपकी बेरुखी से थक गए थे, अब आपकी चुप्पी से थक गए हैं। पहले कम से कम गुस्से में ही सही आप अपने दिल की बात तो कहते थे, पर अब हम साथ होकर भी अजनबियों की तरह हो चुके हैं। इस रिश्ते में कितने फासले आ चुके हैं। शायद ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप हमें बताएं कि ये सब कब ठीक होगा, क्या ये सब कब खत्म होगा? क्योंकि वो बीच मझधार में हम खड़े हैं, जहाँ से ना कदम पीछे ले सकते हैं ना ही आगे बढ़ा सकते हैं। बस आपके आश्रय, आपके साथ के लिए आपके रास्ते को तकते हैं। और ये कहते कहते उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने रफ्तार पकड़ ली। वहीं उसकी बात सुन उत्कर्ष जो उसके पैरों पर दवाई लगा रहा था, उसके हाथ रुक गए और वो अपनी नजरें उठाकर उसकी ओर देखने लगा, मानो आंखों ही आंखों में कह रहा हो, इश्क आज भी है आपसे अवनी, बस वो कसक नहीं जा रही दिल से। लेकिन फिर एक गहरी सांस लेते हुए वापस अपना सर नीचे कर उसके पैर में दवाई लगाते हुए उसी तरह बोला, आप कुछ ज्यादा सोच रही हैं, हमारे बीच सब सही है अवनी, और वैसे भी चीजों को पूरी तरह ठीक होने में वक्त लगता है, जख्म जाते जाते ही जाते हैं। अब आप खुद को ही देख लीजिए, जब हम आपके करीब आते हैं तो आपकी धड़कनें मोहब्बत से नहीं बल्कि डर से रफ्तार पकड़ लेती हैं। आपको क्या लगता है हम नोटिस नहीं करते? करते हैं, पर आपको वक्त भी देना चाहते हैं, वही हमारे साथ है। हमें वक्त दीजिए, एक दिन में सुधरना
आसान नहीं है। जब बिगड़ने में वक्त लगा तो सुधरने में तो उससे ज्यादा लगना ही है। और अब आराम से सो जाइए, पैर में आराम आ जाएगा। तब तक हम अपने काम देख लेते हैं। और ये कहते हुए वो नीचे से उठकर अवंतिका को लिटाते हुए उसके आंसू साफ करता है और ब्लैंकेट ओढ़ाकर एसी टेम्परेचर सेट कर अपने लैपटॉप को लेकर बेड की दूसरी साइड बैठ अपना काम करने लगता है। उसकी बातों को सुन अब अवंतिका भी खामोश हो गई, क्योंकि वो गलत नहीं कह रहा था। वो भी जानती थी और इन्हीं सब के बारे में सोचते सोचते न जाने कब वो नींद की आगोश में चली गई। जैसे ही कमरे में उसकी गहरी सांसें सुनाई देने लगी, उत्कर्ष ने अपना लैपटॉप साइड रखा और सोती अवंतिका को निहारने लगा। फिर उसके बालों में हाथ फेरते हुए अपने आप में बोला, हम आपको इस तरह नहीं देख सकते अवनी, और हम ये भी जानते हैं कि आपको सबसे ज्यादा नापसंद हमारे हाथ में ये शराब है। ये कहते हुए वो अपनी साइड की टेबल पर रखे शराब की बोतल को देखने लगा और फिर वापस अपने मन में आगे बोला, इसीलिए काव्या की सगाई वाले दिन हम एक फैसला लेंगे जो शायद हम दोनों की आगे की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है और हमें पहले ही कर लेना चाहिए था। लेकिन आदत छोड़ने की बुज़दिली थी हमारी। आखिर आदत अच्छी तो नहीं थी ना, बुरी थी हमारी। और हम ठहरे उत्कर्ष माहेश्वरी, जिनको ये कभी बर्दाश्त नहीं कि वो गलत है, तो कैसे मान लेते कि हमारी आदत गलत है। पर अब नहीं। और ये सोचते हुए एक दर्द भरी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लिए सोती हुई अवंतिका के बालों को वो सहलाने लगा और खुद भी उसे देखते देखते उसी तरह लेटकर सो गया। इस तरफ ऋत्विक और आहना के कमरे में आहना चेंज करके अपने कमरे की बालकनी में आई और वहां से ऊपर तारों से जगमगाते आसमान की तरफ देखने लगी। जाने क्या सोचने में खोई थी कि तभी पीछे से ऋत्विक, जो कि चेंज कर चुका था, उसे अपनी बाहों में भरते हुए एक गहरी सांस लेकर बोला, क्या बात है मिसेस माहेश्वरी, क्या सोच रही हैं आप? तो इस पर आहना, जो एक पल को तो चौंक गई थी, लेकिन उसकी आवाज सुन चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरे उसी तरह आसमान की तरफ देखते हुए बोली, यही कि दुनिया कितनी अजीब है ना। कहाँ आप किसी और से एक वक्त मोहब्बत किया करते थे और कहाँ आजकल आप हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। किसी और से इश्क करने के बाद वापस से इश्क करना आसान नहीं होता, और उससे ज्यादा करना तो बिल्कुल भी नहीं। फिर आपने कैसे कर लिया हमसे? और ये कहते हुए वो मुड़ी और ऋत्विक की आंखों में जवाब की उम्मीद से देखने लगी। वहीं उसके सवाल को सुन ऋत्विक के चेहरे की मुस्कुराहट एक पल के लिए तो काफुर हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने वापस से उसे अपने चेहरे पर लाते हुए आहना के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उससे बड़े ही एहसासों के साथ कहा, हाँ किया था हमने रिद्धिमा से प्यार, पर उसमें इतनी गहराई नहीं थी जितनी गहराई से मोहब्बत हम आपसे करते हैं। हमें लगता था हम उनके बिना जी नहीं पाएंगे, पर हमने जी लिया। पर आपके लिए हमें लगता है आपके बिना हमारी सांसें तक चलना मुश्किल है। एक पल भी आपके बिना हमारे घर का चलना मुश्किल है। आपका सर सिर्फ हम पर नहीं, हमारी जिंदगी से जुड़ी हर एक चीज पर है। और वैसे भी आप हैं इतनी अच्छी और इतनी मासूम कि कोई आपसे प्यार करे बगैर रह ही नहीं सकता। तो हम कैसे अछूते रहते आपसे और आपकी मासूमियत से, समझिए आप। उसके ये कहने की देर थी, आहना उसके गले से लग गई और मुस्कुरा कर धीरे से बोली, बातें ना कोर्ट में बनाया करें वकील साहब, यहाँ नहीं। पर अच्छी बातें बनाते हैं आप। अब चलिए सो जाते हैं। ये कहते हुए उससे दूर होकर वो जाने को हुई तो ऋत्विक ने झटके से उसके हाथ को थामा और उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड तक ले जाने लगा। उसकी इस हरकत पर आहना हैरान होकर बोली, नीचे उतारे हमें, क्या कर रहे हैं आप? हम खुद चलकर जा सकते थे। लेकिन ऋत्विक को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा और उसने उसे बेड पर उतारा और बोला, आप जा सकती थी पर हम जाने नहीं देना चाहते थे। आखिर आपके इजहार को अभी ढंग से एक दिन भी नहीं हुआ और दूरी की बात आप अभी से कर रही हैं। लगता है पिछली रात हमारे इश्क में कोई कसर बाकी रह गई, तो चलिए आज पूरा कर लेते हैं उसे। और ये कहकर मुस्कुराकर आहना को वो देखने लगा। वहीं उसकी बातों का मतलब समझते ही आहना के चेहरे पर सुर्खी आ गई और आज भी उनके बीच इश्क उसी तरह कायम रहा जिस तरह पिछली रात था। जिंदगियां सबकी चल रही थीं। किसी की जिंदगी में रंग खुशियों के थे तो किसी की में तन्हाई के, और इसी तरह एक हफ्ता बीत गया, पता ही नहीं चला। और फिर आया काव्या और शौर्य की सगाई का दिन। आज पूरे माहेश्वरी मेंशन में चहल पहल थी। आखिर उनकी लाडली बेटी की सगाई जो हो रही थी। सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त तैयारियां देख रहे थे। वहीं कंचन और आहना काव्या के कमरे में उसे तैयार कर चुके थे
और उसकी नजर उतार रहे थे। आखिर वो एक टर्कोइज ब्लू कलर की खूबसूरत से ऑफ शोल्डर गाउन में लगी इतनी प्यारी रही थी, जिसके साथ उसने एक प्लैटिनम का नेक पीस, मैचिंग इयररिंग्स और ब्रेसलेट पहने थे और बालों को कर्ल करके दोनों तरफ के कंधों पर बिखेर रखा था, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। तभी उसे देखते हुए आहना मुस्कुरा कर बोली, शौर्य भाई तो आज पलकें भी झपकाना भूल जाएंगे आपको देखकर। और ये कहते हुए वो कंचन के साथ हंसने लगी, क्योंकि उसकी बातों से काव्या का चेहरा सुर्ख हो उठा। यूं ही कुछ और वक्त बीत गया और आखिर शौर्य भी एक डैशिंग से ब्लैक कलर के सूट में वहां अपने परिवार के साथ पहुंचा, जिसका स्वागत अरुंधति जी ने आरती के साथ किया और फिर उसे लाकर वहां हॉल में रखे बड़े से सोफे पर बैठा दिया। जिसके बाद आहना और कंचन काव्या को नीचे लेकर आए तो उसे देखकर शौर्य तो उससे अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। वहीं काव्या बस नजरें झुकाए उसके बगल में बैठी थी। उन दोनों को एक साथ देख सब लोग खुश थे और उनकी बलाएं ले रहे थे। आखिर वो लोग लग ही इतने प्यारे रहे थे। उसके बाद दोनों की अंगूठी बदलने की रस्म हुई और सगाई पूरी हो गई। लेकिन तभी कार्तिक जी सबके बीच आए और सबको देखते हुए बोले, अटेंशन एवरीवन, आज यहाँ मेरे बेटे की काव्या के साथ सगाई है ही, तो इसीलिए मैं इस शुभ मौके पर मासा की अनुमति से आप सबसे एक और बात कहना चाहता हूँ। और ये कहते हुए उन्होंने एक नजर अरुंधति जी को देखा, जो उनकी बात पर मुस्कुरा रही थी, और फिर बाकी सब की ओर देखने लगे जो उनके आगे कहने का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने जो आगे कहा उसने सबको हैरान कर दिया।